नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि सिविल अपील नंबर 14524 ऑफ 2015 ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो एयर कमांडर हैं उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया है, उसमें ये डिस्कस किया क्या आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल की ये पावर है कि वो डायरेक्शंस दे गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी बना सकती है, पॉलिसी बनाने की कोई डायरेक्शन दे सकती है। तो ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया है। फैक्ट्स ये थे कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो उन JEG लिखा है, जो उसमें जज एडवोकेट जनरल जो है उनकी पोस्ट पे काम कर रहे थे, और इनको जो है वो जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे 2012 में उस पोस्ट को उसको बढ़ा दिया गया था। उसको एयर VM मींस एयर वाइस मार्शल की जो पोस्ट है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। और जो इनसे पहले जो एक ऑफिशियल थे वो सुपरएनुएटेड हो गए थे 2014 में। और फिर उसके बाद चूंकि जो रिस्पोंडेंट हैं वो एक JEJ के पोस्ट पे काम कर रहे थे, जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट में काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के दूसरे ऑफिसर्स थे उनको भी उनके साथ उनको जो है कंसिडर किया, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया उसमें। तो अब उसके बेसिस एग्रीवेट होकर जो वहाँ पर आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने एक डायरेक्शंस दी कि वो चूँकि अब जो एज है वो मतलब उनको डायरेक्शन दी कि ये तब तक एक्सटेंड रहेंगे, मतलब सर्विसेज में रहेंगे जब तक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी नहीं बना देती है। और अब उससे एग्रीवेट होकर यूनियन ऑफ इंडिया ने आगे अपील डाली थी। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पाया कि चूंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस में, प्रमोशनल जो प्रमोशन का जो था उस पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब जो पार्टिसिपेशन करने के बाद उनका जो है चयन नहीं किया गया, तो अब इस ग्राउंड पे वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इसके ठीक ठाक जो कंटेंट्स को, जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं, फिर उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हम समझ पाएंगे कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है। तो लीगल एस्पेक्ट तक हम सीमित रहेंगे। लीगल एस्पेक्ट में यह है कि क्या ट्राइब्यूनल जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है कि गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी को फ्रेम करें। और इसलिए आइए हम इसके थोड़े कंटेंट्स को देखते हैं। और देखिए, ये एक सिविल अपील थी जो कि सेक्शन 31 आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर डाली गई है। आर्म फोर्स एक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर होता है, अनलाइक जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का ऑर्डर की तरह, इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को पहले डिविजनल बेंच में चैलेंज करना होता है, और उसके बाद ही स्पेशली पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है। लेकिन आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के अंदर जो भी ऑर्डर आता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 31 सब पार्ट 1 के अंदर, और जजमेंट ऑर्डर आया था 30 नवंबर 2015 का, जिसमें आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया था। ओरिजिनल एप्लीकेशन थी वो रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी इन्होंने, और यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट ने कहा है कि वो अपीलेंट माना गया, और एयर कमांडर है जो है उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। फैक्ट्स क्या थे कि जो रिस्पोंडेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में, इंडियन एयरफोर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है उसमें अपॉइंट हुए थे 29 दिसंबर 1982 को। तो उसके बाद उन्होंने वॉलंटरी ट्रेनिंग की थी। एयरफोर्स जज एडवोकेट कोर्स होता है, एयरफोर्स में जज एडवोकेट को कोर्स होता है। तो जो एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन जो थी 74-71 के अकॉर्डिंग्स में उन्होंने जो है कोर्स किया था, और कोर्स का नाम था एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑन लीगल ड्यूटीज टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि कंप्लीट हुआ था 1990 में। और 1991 में उनको JEJ बना दिया गया, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट का। कई पोस्टों पे डिपार्टमेंट में काम किया। बाद में इनको जज एडवोकेट जनरल एयर
का बना दिया गया, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बनाया था 1 अगस्त 2010 को, जबकि वहां पर ये ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पे काम कर रहे थे। जून 2011 को उनकी प्रमोशन होगी, तब यहाँ उनको एयर कमांडर बना दिया गया। और फिर उनके बाद जो रैंक था, जो पोजीशन ऑफ जेईजी का था, मतलब वो जो एक्टिंग रैंक था उस ताकि इसलिए बनाया गया ताकि जो रैंक था ताकि वो जेईजी का जो रैंक है उसको फिल किया जा सके। और कंटिन्यू रहे वो सर्विसेज में पोजीशन में 15 अप्रैल 2013 तक। 4 मई 2012 को जो जेईजी की पोस्ट थी उसे अपग्रेड कर दिया टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल। तो मीन्स जेईजी की पोस्ट को जो है वो अपग्रेड कर दिया। 15 अप्रैल 2013 को अनदर ऑफिसर्स थे जो कि अपग्रेडेड रैंक के थे, जो उन्होंने काम किया था जेईजी रैंक में, उनकी जो सुपर एनुएशन हो गया, मीन्स रिटायरमेंट हो गई। और तो ऐसे में जो अपीलेंट थे उनको रीअपॉइंट किया गया इसी पोजीशन पे 1 अक्टूबर 2014 को। डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट ये था कि जब प्रीवियस जेईजी थे जो उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, सुपर एनुएटेड हो गए थे, तो फिर उसके बाद भी जो क्राइटेरिया था प्रमोशन का एवीएम का, प्रमोशन बोर्ड ने कोई जो है पॉलिसी जो है फॉर्म नहीं की उस वैकेंसी को भरने के लिए। और फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि वो कंसीडर करेंगे प्रमोशन, जो उनकी जो पेरेंट ब्रांच की जो प्रमोशन है, जो अदर कोर्स मेट्स हैं उनके साथ उनको कंसीडर करेंगे। तो ये प्रमोशन बोर्ड था 1/2015 का। तो फिर इसके बाद उनकी प्रमोशन बोर्ड में 9 अदर लोगों के साथ कंसीडर किया। जब वो एलिजिबल हुए पोजीशन ऑफ जेईजी एयर के लिए, क्योंकि कोई अदर पर्सन्स नहीं थे, सिर्फ अपीलेंट ही थे जो कि जिनके पास लीगल ट्रेनिंग थी इन अकॉर्डेंस विद दी एएफआई जो रूल्स हैं 71-74। लेकिन जब उनको रिकमेंड किया गया एवीएम के पोस्ट के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो एयरफोर्स की एक्सेप्ट नहीं की, और नॉन रिकमेंडेशन हुई प्रमोशन बोर्ड की। तो फिर इसके बाद डिस्प्यूट राइज हुआ। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोड ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। अब यहाँ बताया है कि सेक्शन 27 जो है एयरफोर्स एक्ट का, जो कि मैकेनिज्म बताता है ग्रीवेंसेस, जो भी ऑफिसर्स की ग्रीवेंसेस होती हैं कमांडिंग ऑफिसर्स या सुपीरियर के लिए अगेंस्ट में, तो जो उस एक्शन से एग्रीवेट हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्शन से, रिस्पोंडेंट ने यहाँ रिकॉर्ड्स की अपनी रेमेडी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 29 सितंबर 2015 को रिस्पोंडेंट की कंप्लेंट को कंसिडर किया, ग्रीवेंस को नोट किया कि डिनाई की गई है प्रमोशन टू द रैंक ऑफ द एवीएम मींस एयर वाइस मार्शल, जो कि एक क्लियर वैकेंसी थी जबकि अवेलेबल थी। कंक्लूजन जो थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अराइव पे है, एमओडी द्वारा, उस कंक्लूजन को यहाँ पर समराइज किया गया है। और उसके बाद सारे कंक्लूजन्स के बाद रिस्पोंडेंट की जो कंप्लेंट थी वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये डिवाइड ऑफ मेरिट्स है। फिर उससे एग्रीवेट होके आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में जो है वो अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की, और दोनों कंटेंशन रखने के बाद अपीलेंट ने के अगेंस्ट में काउंटर एफिडेविट दिया। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा कि नेम्स फॉरवर्ड किए गए थे प्रमोशन बोर्ड में, रिस्पोंडेंट का जो फीचर था, मतलब 1 से 5 पर्सन्स थे जो रिकमेंड किए गए थे एवीएम के लिए। इसलिए बोर्ड ने जो रिस्पोंडेंट को एक्सेसिव पॉइंट मार्क्स दे दिए थे अदर ऑफिसर्स के मदद, जो कि सेम जोन ऑफ कंसिडरेशन में थे। इनका पर्पस ये था गवर्नमेंट जो आर्म फोर्स का, कि एयरफोर्स का, कि अब ताकि उनको अपॉइंटमेंट की दी जा सके जेईजी के लिए, जज एडवोकेट जनरल के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पाया कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है।
और साथ में बताया कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था AFI के अंदर 74-71 और AFO 885 के अंदर कि ये प्रमोशन पॉलिसी है जिसमें एक सेपरेट प्रमोशन बोर्ड जो है वो जो कि बनाया जाएगा ताकि लीगल वैकेंसी जो प्रोवाइड की जा सके। रिस्पोंडेंट को कंसीडर किया गया था कि वो क्वालिफाइड हैं AVM के लिए, लेकिन अगर वो प्रमोशन के लिए क्लियर हो जाते, इस पेरेंट ब्रांच की जो प्रमोशन थी उससे क्लियर हो जाते। और यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि वो कि एक सब्सटेंशिएटिव रैंक जो है वो दिया जाए जो जिसने लीगल ड्यूटी जो है अगेंस्ट द वैकेंसी लीगल ब्रांच में की गई हो। सब्सटेंशिएटिव रैंक्स जो है वो तभी दिए जा सकते हैं जो अगर वो प्रमोशन पेरेंट ब्रांच द्वारा डिक्लेयर कर दी गई हो, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वैकेंसी अवेलेबल है, रिस्पोंडेंट जो है वो अपने आप को समझते हैं कि वो उसके लिए क्वालिफाइड है, ये ऐसा जो है वो बनता नहीं है कि अपॉइंटमेंट दी जा सके। और इसलिए रिस्पोंडेंट हैं वो प्रमोशन को मतलब नहीं कर पाए, प्रमोशन नहीं ले पाए, तो इसलिए उनको प्रमोशन नहीं दी गई। और रिकमेंडेशन थी प्रमोशन बोर्ड की सिर्फ रिकमेंडरी नेचर में होती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ड्यूली एम्पावर्ड अथॉरिटी है उसको अप्रूव नहीं करे। फिर इसके बाद AFT ने पाया कि जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने पाया कि पोजीशन थी JEG की वो अपग्रेड हो गई थी इन लाइन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। तो ये सबमिशंस थे रिस्पोंडेंट की कि पॉलिसी जो है वो बनाई जानी चाहिए थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ वैकेंसी इमीडिएटली, और अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी JEG की टू द रैंक ऑफ AVM। इसलिए सेपरेट प्रमोशन जो बोर्ड है वो बनाया गया ताकि वो प्रोविजंस थे सेक्शन 3 AFI के उसके लगाए सके। अब ट्राइब्यूनल ने कंक्लूड किया कि जो पॉलिसी को जो फ्रेम नहीं किया गया है तो इसके मतलब बेसिस पे जो है उनको जो रिस्पोंडेंट है यहाँ पे जो एप्लीकेंट थे जो कि यहाँ पर इस माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट है उनको सफ़र नहीं किया जा सकता, और उनके जो प्रमोशन जो स्पेशल प्रमोशन बोर्ड के जो उनको बनाना चाहिए था स्पेशल प्रमोशन बोर्ड ताकि जो JEG की पोस्ट है वो AVM में मतलब दी जा सके, तो जिससे पॉलिसी नहीं बनाई इसकी वजह से जो पिटिशनर के जो राइट्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन जो है वो इन जस्ट फेयर और रीजनेबल मैनर में मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कंक्लूड किया कि जो पिटिशनर का जो क्लेम था वो था फॉर द पोस्ट ऑफ AVM, वो की कंसीडर नहीं किया गया अगेंस्ट द वैकेंसी जो कि अवेलेबल थी 1 अक्टूबर 2014 से, जब वो इनके पास 14 महीने की सर्विस थी। तो ये एक अपना आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया, और यहाँ पे ये बताया कि जो पिटिशनर जो हैं, यहाँ पर ये बात आई है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल की, जो पिटिशनर जो हैं वो कंटिन्यू काम करेंगे JEG की पोस्ट में जब तक वो है पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट नहीं की जाती और JEG जो एयर को AVM के रैंक में नहीं दिया जा सकता, और एक अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती पिटिशनर को ताकि उनको कंसीडर किया जा सके प्रमोशन बोर्ड पे। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर अपनी सबमिशंस दी। अब यहाँ पर जो दोनों सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने जो है वो अपना एक फ्रेम किया कि क्या ट्राइब्यूनल के पास वो डायरेक्शंस दे सकता है गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी को फ्रेम करे फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ JEG, और क्या ट्राइब्यूनल जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो काम में मतलब जो ऑफिशियल पोजीशन पे कंटिन्यू रहेंगे उसी कैपेसिटी पे, जबकि एक प्रमोशन बोर्ड ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है टिल उस टाइम तक जब तक पॉलिसी फ्रेम नहीं कर देती गवर्नमेंट और एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कंसिडरेशन के लिए बाय द प्रमोशन बोर्ड। अंडर न्यू जब न्यू पॉलिसी बन के आती है तब तक कोई जो है प्रमोशन बोर्ड उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे देता है। तो अब कोर्ट ने कंसिडर किया कि सेक्शन जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट क्या कहता है उसके जो प्रोविजंस को देखें, और फिर इसके बाद सेक्शन 14 जो है वो बताता है कि जो जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी क्या है, किस मैटर्स को आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल देख सकता है, और ये सारा उसका बारे में बताया कि वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, और जो सारी पावर सिविल कोर्ट की वैसी ही रहती हैं। लेकिन सेक्शन ये भी बताता है कि ट्राइब्यूनल जो है वो ऐसी पावर नहीं इस्तेमाल करेगा जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास होती है या फिर हाई कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 226 और 227। स्टैट्यूटरी स्कीम ये कहती है कि आंसर को देख लेना जरूरी है। जब भी ट्राइब्यूनल ने जो डायरेक्शंस दी थी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए इन रिगार्ड्स टू द अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पर्सनल, तो पॉलिसी जो है वो एक
जो है जुडिशरी के जो डोमेन में नहीं आता है। कोर्ट ने यहाँ बताया कि जो पॉलिसी है वो जुडिशरी के डोमेन में नहीं आता है। ट्राइब्यूनल जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो अपने पैरामीटर से काम करती है, लेकिन जो डिस्प्यूट्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि जो कि प्रमोशंस और फिलिंग अप द वैकेंसीज होती हैं, अगर वो ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में आती है तो। और ये भी कोई जिम्मेदार नहीं है कि ट्राइब्यूनल भी उनके लिए जिम्मेदार नहीं है कि जो पॉलिसी बनाते हैं और जहाँ पे पॉलिसी एक पर्टिकुलर मैनर पर बनाई जाती है। और यहाँ पर बताया कि कोर्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती लेजिस्लेशन को या फिर कि वो पॉलिसी बनाए। एक जजमेंट्स आई हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के भी पुष्पा वनम, और लॉ कमीशन के ने भी जो रिकमेंडेशन थी वही यहाँ पर बताया है यहाँ पे। और एक जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इमो देवी एंड अदर। तो यहाँ पर बताया था कि जो हाई कोर्ट ने जो पावर है 226 के अंदर, वो मैंडेमस की जो रिट नहीं दे सकता है, ना गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता है आर्टिकल 226 के अंदर कि वो एक स्कीम को फ्रेम करें। और क्योंकि जो फ्रेम जो करना है वो एक गवर्नमेंट का ही अधिकार है, और इस तरह के जो भी क्रिएट करेगा पोस्ट करते हैं तो वो एक गवर्नमेंट के ही अधिकार के अंदर आती है। और हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए 226 के अंदर, ना ही वो उनको मैंडेमस की जो रिट है वो इशू करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा कुछ देखने के बाद यही बताया है कि जो कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो पॉलिसी के लिए फ्रेम करने को कहे। ये कुछ जजमेंट्स का भी यहाँ पे कोर्ट किया है। अब यहाँ पर फाइनल वर्जन पे आते हैं कि जो डायरेक्शन दी थी ट्राइब्यूनल ने कि रिस्पोंडेंट को कि वो कंटिन्यू करेंगे सर्विस में जब तक कोई फॉर्मुलेशन नहीं हो जाती पॉलिसी को, और रिस्पोंडेंट को भी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने कि जो ट्राइब्यूनल है, जो टेन्योर है वो पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। अगर जो एक ऑफिशियल जो है जो आर्म फोर्स के अंदर एक जब तक कोई ऑफिशियल जो है वो हाई रैंक पे जो नहीं ले लेता पोजीशन को, तो रिस्पोंडेंट को सूटेबल पाया था प्रमोशन ऑफ टू द एवीएम के लिए, मींस एयर वाइस मार्शल के लिए, लेकिन सुपरनेशन होने से वो उनकी जो एज है वो 57 साल तक की हो जाती, और इसलिए उनको सुपरनेट करके उनको प्रमोटेड नहीं किया गया क्योंकि सुपरनेशन की वजह से। अब जो अदर ऑफिसर की जो एज और रिटायरमेंट थी उनको पता थी, इसलिए डायरेक्शन जो दी गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, इसलिए कि रिस्पोंडेंट को अगेंस्ट में जो डायरेक्शन रिस्पोंडेंट के लिए दी गई थी डायरेक्शन की पॉलिसी को फ्रेम करें, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई बेसिस नहीं बनता ट्राइब्यूनल का कि वो डायरेक्शन दे। और फिर इसके बाद एक जजमेंट आई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उजैर इमाम की, और अब बताया कि जो पोस्ट थी जेईजी की वो अपग्रेड हो गई थी एवीएम के 2012 में, और प्रीवियस पोजीशन थी वो सुपरनेट हो गई थी 2014 में। रिस्पोंडेंट ने अपॉइंटमेंट हुई थी जो सेम पोजीशन में, और फिर इसके बाद प्रमोशन बोर्ड जो है जो ने कंसिडर किया था अदर जो उनके फोर्समेट्स थे, तो इसलिए उनको कंसिडर, इन अदर वर्ड्स में बताएं कि एयरफोर्स ने उनको कंसिडर नहीं किया एवीएम जेईजी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट का डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ। रिस्पोंडेंट ने पार्टिसिपेट किया था प्रमोशन बोर्ड में 2015 में, जबकि देखने के बाद कि अदर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, अदर कोर्समेट्स की हो गई हैं, उसके बाद ही एक स्टैचुटरी कंप्लेंट थी 27 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट जो है उसके अंदर डाली थी, और पार्टिसिपेट किया था प्रमोशन में, और लेकिन वहाँ अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि वो इस ग्राउंड पर पॉलिसी को चैलेंज करें। तो यहाँ पर पास्ट इंस्टेंस से देखने के बाद भी यही बोला कि इसके जजमेंट्स भी आई हैं, उसमें यही बताया कि रिस्पोंडेंट का चैलेंज था वो बार्ड है। पहले इंस्टेंस पे ये कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रमोशन बोर्ड में 2015 में, और चैलेंज सिर्फ यही किया था कि पॉलिसी नहीं बनाई है फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ एवीएम, एयर वाइस मार्शल की जो पोस्ट के लिए, और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेस जो है वो आंसर कर दिए गए अकॉर्डिंगली, तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया। जजमेंट जो पास की थी आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल की उसको क्वैश कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। तो ये थी जजमेंट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।